गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है और उसी के होने से आज हमारी एग्जिस्टेंस है। हमारा सांस लेना, हमारा अच्छा खाना खाना, हमारा रोटी कपड़ा मकान के लिए रिक्वेस्ट करना या हमारा हक होना, ये सारे के सारे जस्टिस में आ जाते हैं। हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, हर कुछ जस्टिस है। अब मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ क्या पड़ोसी मेरे घर में आ सकता है? नहीं। अगर वो आता है तो हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। किस लिए? ताकि राइट टू पीस या राइट टू लिव मेरा एक फंडामेंटल राइट है पीसफुली, और दूसरा उस पर इंट्रूड नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वहाँ पर जस्टिस का रोल आ जाता है कि उसे रोको, वो जस्टिस है। उसी तरह से मैं भी उसके घर में नहीं जा सकती क्योंकि वो उसका राइट है कि उसके घर में कोई ना आए, वो चीज़ जस्टिस है। तो जस्टिस को मेंटेन करना या एडमिनिस्टर करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट का। ठीक है। दूसरा कौन सा है? वॉर। अब जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है या कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको कंट्रोल करना कि वो हमारे देश के साथ ना हो, ये होता है स्टेट का फंक्शन। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं होगा तो हर कोई ट्रैफिक लाइट को तोड़ता हुआ निकलेगा, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चलता रहे, साथ के साथ सोशल सैंक्शन, पब्लिक ओपिनियन और कस्टम्स भी। सोशल सैंक्शन मतलब कि जो समाज में हमारे, हम कहते हैं ना कि ये लॉ में तो कहीं नहीं लिखा है लेकिन सामाजिक मान्यता है तो हमें मानना पड़ेगा, लोगों का ऐसा कहना है तो हमें मानना पड़ेगा, ये तो हमारे रीति रिवाज हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से आप असल में लीगल ओपिनियन जो है, लीगल सैंक्शन जो है, उसको मानना शुरू कर देते हो। सैलमन कहता है दो एवरी मैन वॉन्ट्स अदर्स टू बी राइटियस, हम ये चाहते हैं दूसरे अच्छे से बिहेव करें, जस्ट एंड टूवर्ड्स हिम, ही हिमसेल्फ बीइंग सेल्फिश बाय नेचर मे नॉट बी रेसिप्रोकल इन रिस्पॉन्डिंग जस्टली। ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि भैया दूसरा सामने वाला हमेशा अच्छे से बिहेव करे, कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, कभी मेरे को गलत ना बोले। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मैं कहूँ मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ जी, मेरे को तो आ गया गुस्सा, मैं तो चिल्ला भी सकती हूँ। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि हर बंदा चाहता है कि अदर्स राइटियस रहे, लेकिन ये कभी नहीं भूल जाता, ये भूल जाता है या ये कभी याद नहीं रखता कि वो भी सेल्फिश है, वो भी लड़ सकता है। तो यहीं पर बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है ताकि सोसाइटी में आपके लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। अब ये बेसिकली किस लिए? इंडिविजुअल्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉज को एनफोर्स करने के लिए, और जो गलत करता है उसको सज़ा देने के लिए। हर्बर्ट स्पेंसर बोला एवरी मैन इज़ फ्री टू डू वॉट ही डिज़ायर्स। भाई मेरी मर्जी है, मैं कहीं मर्जी घूमूँ फिरूँ नाचूँ गाऊँ, प्रोवाइडेड ही डज नॉट इन्फ्रिंज विद इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन। लेकिन मेरे पास ये नहीं है कि जो मेरे डिज़ायर्स हैं या मेरी चाहते हैं उनको मैं तो इंटैक्ट रखूँ, लेकिन वही सेम अगर किसी और की है उनको इन्फ्रिंज करूँ या उनके साथ पंगा लूँ। ठीक है। अपने घर में मस्त बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के घर में भी ताका झाकी कर रही हूँ या उनके घर में घुस रही हूँ, भाई वो भी तो पीस चाहते हैं ना, वो भी प्राइवेसी चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें अपने राइट का, हमारे पास राइट है, अपने डिज़ायर्स का राइट है, लेकिन दूसरे की फ्रीडम को हम ख़राब नहीं कर सकते, दूसरे की फ्रीडम में हम घुस नहीं कर सकते। The concept of justice is as old as origin and growth of human society itself. जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमंस पुराने हैं। ठीक है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा से ही चलता आ रहा था, तो उसको हमेशा से ही मेंटेन करना पड़ रहा था। हैज़ चेंज्ड विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। और टुडे जो बेसिकली हमारे डिफरेंट फेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ये कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर कोई भी किसी भी जस्टिस को वॉयलेट करता है तो वहाँ पर पनिशमेंट का रोल आता है। फिर आपका आता है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव स्टेज। ये क्या कहता है? प्रिमिटिव एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में हीरोइंस बहुत बारी हीरो को बोलती हैं प्रिमिटिव, मतलब पुराने ज़माने का, पुराने ख्यालात का, गांव का, उसका बेसिकली ये मतलब होता है।
तो इन अर्ली स्टेजेस में सोसाइटी वॉज प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव वैसे गलत वर्ड नहीं है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि पुराने ख्यालों का। एंड प्राइवेट वेंजियंस एंड सेल्फ हेल्प वर द ओनली रेमेडीज। पहले क्या होता था, अब जस्टिस करना है तो वहाँ पे या तो खुद बदला लो या खुद की मदद करो, वही एक तरीका था, और किसी भी तरीके से हम अपना चीज़ को सही नहीं कर पा रहे थे। ही कुड गेट हिज रॉन्ग्स रिड्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि भैया ठीक है, अपने दोस्तों को ले गए उसके घर पे, दबाव बनवा लिया, मान लो किसी ने आपके पैसे ले रखे हैं और वो पैसे आपके वापस नहीं कर रहा, तो होता है ना, रिश्तेदार को लेके गए, बिचौलिए को लेके गए, तो वो चीज़ें हो जाती हैं फर्स्ट स्टेज। फिर आपका आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द स्टेट टूवर्ड्स इंडिविजुअल। अब स्टेट को लगने लगा कि यार हमारी ड्यूटी तो है, लेकिन असल में उनके पास ना कोई पावर नहीं थी कि वो किसी को पनिश कर सके। तो इस वाली स्टेज में आप ये कहोगे कि एक बच्चे वाली स्टेज थी, अब बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अभी बच्चे को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ और दूसरे की चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा उसने देखना शुरू कर दिया, परसू करना शुरू कर दिया। फिर आपकी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, रॉन्ग्स कुड बी रिड्रेस्ड बाय कंपनसेशन। अब यहाँ पर जिसने गलत किया है उसको दूसरे को कंपनसेशन करना पड़ता था। दस अप टू दिस टाइम जस्टिस रिमेन प्राइवेट इन नेचर। अभी कोई कंपल्शन स्टेट से नहीं आया, लेकिन हाँ कंपनसेशन देके आप अपना छुटकारा करवा सकते थे। फिर आपकी नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट स्टेज, ये मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या है, ये डेवलपमेंट स्टेज है वेयर स्टेट geared its authority and took the responsibility of administration of justice। अब फाइनली स्टेट ने समझ लिया कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे जस्टिस देना पड़ेगा, और मुझे रॉन्ग डूअर को फोर्स यूज़ करके पनिश भी करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेजेस बेसिकली, और हम अगर अपनी सोसाइटी में भी आज भी देखेंगे ना, तो आज भी होता है ये कि भैया 2-4 लोग मिल के किसी के साथ बात करने चले गए कि भैया ऐसा गलत मत करो, ठीक है। किसी की आपने मान लो गाड़ी लग गई है आपसे, तो वहाँ पर आप आपस में ही कर लेते हो कि जी हर्जाना ले लो, किसी और को मत घुसाओ बीच में, स्टेट को मत घुसाओ, पुलिस को मत घुसाओ, गवर्नमेंट को मत घुसाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अपनी सोसाइटी में आज भी प्रिवेल करती हैं। अब आपकी आती हैं थ्योरीज़, ठीक है। अब हमें किसी को पनिश करना है, तो पनिश करने के लिए कुछ थ्योरीज़ हैं कि क्या माइंडसेट रहता है इस थ्योरी के पीछे या इस पनिशमेंट के पीछे, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। बेसिकली आपकी 5 तरह की थ्योरीज़ होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपका भाई या बहन आपके मुक्का मारता है, आपके थप्पड़ मारता है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे वापस मुक्का या थप्पड़ मार देते हो, वो दर्द कम हो जाता है ना अपने आप ही। तो वही रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है कि अगर आपको किसी ने किया है, मारा है, तो आप उसे भी वापस मारोगे। एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। ये इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कोई ईविल करता है तो आप भी ईविल ही करोगे और उसी सेम तरीके से डील करोगे जिस तरह से उसने आपके साथ किया था। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव, subjecting him to the same kind of pain that he had inflicted on the victim। उतना ही दर्द देना जितना उसने मुझे दिया था। तो ये बेसिकली रिवेंजफुल थ्योरी है, ठीक है। इसमें रिवेंज लिया जाता है, वेंजियंस, कि भाई आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका घर वाला ही है कि हमें कोई मारता है, हमें उसको मारना ही मारना होता है, तो ये रिवेंज लेना होता है, वेंजफुल होगी। फिर आपके नेक्स्ट आती है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी क्या कहती है कि बेसिकली हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि दूसरे लोग सेम चीज़ करने से कतराएं। एक बंदा चोरी करता है, चोरी करते उसकी बहुत पिटाई होती है, ठीक है। उसी ट्रेन में अगर एक और चोर भी है और वो देखता है कि यार इस चोर को तो मार मार के बुरा हाल कर दिया, तो कहेगा नहीं नहीं, मैं इधर इस बोगी में तो नहीं चुराऊँगा एटलीस्ट। तो ये क्या होता है कि दूसरे पर्सन को हमने डेटर कर दिया। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द ऑफेंडर्स शुड बी ट्रीटेड इन अ मैनर दैट इट डेटर्स द अदर्स फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम, कि दूसरे लोगों को उसने रोक दिया वो क्राइम करने से। ये बेसिकली क्या है कि ताकि क्रिमिनल्स को हम रोक सकें फ्रॉम डूइंग द क्राइम और रिपीटिंग द सेम क्राइम इन फ्यूचर।
सिवियर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की जाती है ताकि वो एब्सटेन करे, अपने आप को रोक ले कि वो आगे वो फ्यूचर में कभी ना कर पाए, और साथ ही साथ लेसन बने और लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को, कि अगर आप ये करते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार बात होती है कि रेप केसेस के लिए ना डेथ पेनल्टी कर दो, कोई बच्चे को उठा लिया उसके लिए डेथ पेनल्टी कर दो। ऐसी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ या ऐसी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की बात क्यों होती है? एक सेकंड सोचो आप लोग, ऐसी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की बात क्यों होती है? ऐसी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की इसीलिए बात होती है कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होगी तो दूसरा कोई उठाने को सोचेगा ना बच्चे को, या रेप करने को सोचेगा, उसे लगेगा कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे बहुत बड़ी सज़ा होएगी। तो शायद कुछ 10-5% हम उन लोगों को बचा सकते हैं, या जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, उनको रोक सकते हैं। तो इसीलिए डेटरेंट थ्योरी, जो आपका इंडियन पीनल कोड या आपका भारतीय न्याय संहिता है, उसमें यही पर्पस है कि डेटर करना है लाइक माइंडेड लोगों को। हमारी थ्योरी उस पे ज़्यादा चलती है। तो सैलमन ने बोला कि is to make the evil doer an example and a warning to all that are like minded with him। एक एग्जाम्पल सेट करना है या एक वार्निंग देनी है कि देख लो भैया, इसके साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी बेसिकली क्या है? टू कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द सोसाइटी, कि अब जेल में डाल दिया उसको, डेथ पेनल्टी दे दी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, कि सोसाइटी से ही अलग कर दिया ताकि सोसाइटी सेफ और पीस रहे, ठीक है, उनमें शांति बनी रहे। दिस थ्योरी रिपीटिशन ऑफ क्राइम इज प्रिवेंटेड बाय डिसेबलिंग द ऑफेंडर थ्रू मेजर्स सच एज इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट, एम्प्यूटेशन, बैनिशमेंट एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने देखा होगा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है आपका आर्टिकल 22, वो भी यही है कि क्राइम करने की इंट्यूशन है, उससे पहले हम उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब वहाँ डाल दिया, अब जेल में बंद है, वो बंदा क्राइम कर ही नहीं सकता। तो ये होता है कि एक क्राइम होने से पहले उसे प्रिवेंट कर लेना। कैसे? कि उसे सोसाइटी से बाहर निकाल देना, सोसाइटी से अलग कर देना। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एक लैंड ओनर ने बाहर नोटिस लगा रखा है कि ट्रेसपासर्स मतलब जो भी उनके घर में घुसेगा उसके अगेंस्ट केस होगा। अब वो असल में थोड़ा चाहता है कि हाँ कोई ट्रेसपासर आए ताकि मैं उसके अगेंस्ट केस कर सकूं, लेकिन ही डज नॉट वांट एन एक्चुअल ट्रेसपासर एंड टू हैव ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ सेटिंग द लॉ इन मोशन। हिज एम इज नॉट टू पनिश फॉर ट्रेसपासिंग बट टू प्रिवेंट इट। वो सिर्फ प्रिवेंट करना चाहता है कि कोई उसके घर में ना घुसे। उसका यहाँ पे मोटिव क्या है? प्रिवेंशन का, ना कि पनिशमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का क्या? महात्मा गांधी जी ने बोला था, कंडेम द सिन नॉट द सिनर, कि जो गलत चीज़ है उसको कंडेम करिए या उसको उसकी बुराई करें या उसकी इग्नोर करें। हिंदी का मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन जिसने क्राइम करा ना उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा क्रिमिनल नहीं पैदा होता। तो ये यहाँ पर क्या कहता है कि क्राइम एक डिजीज़ की तरह, ठीक है, बीमारी हो जाती है लोगों को। तो हमें असल में बंदे को नहीं रिमूव करना सोसाइटी में, उस बीमारी को या उस दर्द को जो उसके दिल में बैठा हुआ है उसको हटाना है। अब देखो एक बच्चा है, वो कोई पैदा क्रिमिनल तो होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो मर्डर कर दे। कभी कभी घर में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, एकदम से स्पर ऑफ द मोमेंट वो किसी का मर्डर कर दे। क्या ऐसे ही एकदम से उसे जेल में डाल देना चाहिए कि हाँ जी मर्डर करा है? तो यहाँ पर आ जाती है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल मेथड्स लाती है जिससे बेसिकली हम एक बंदे में चेंज ला सकें। और ये इन सर्कमस्टांसेस को भी देखती हैं कि वो पहला फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, छोटा बच्चा है या बड़ा आदमी है, कैसे घर से आता है, सारी चीज़ें। अगर उसको रिफॉर्म करने की गुंजाइश होती है तो वहाँ पर उसे रिफॉर्म किया जाएगा। अब जैसे आपके न्यू क्रिमिनल लॉज में कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट दे दी गई है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस यही होता है कि बेसिकली जैसे कहीं पे पेंट कर दिया, वॉशरूम्स क्लीन करवा लिए, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी ऑड जॉब्स देके, ताकि उस बंदे को हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ जेल में ना डाला जाए, ताकि वो पर्सन रिफॉर्म हो सके। इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक ऑफेंडर क्राइम भी कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग रहना या ह्यूमन बीइंग होना ख़त्म नहीं हो जाता। क्रिमिनल्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड टॉट। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना आजकल,
उनको वो पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, ताकि वो जब वहाँ से निकले एक अच्छी लाइफ जी सके, रिस्पेक्टेबल बन सके। ठीक है, ये हमारी आजकल आइडियोलॉजी है। दिस थ्योरी फर्दर अपील्स टू द जजेस वाइल अवॉर्डिंग पनिशमेंट, कि भाई उनके कैरेक्टर, उनके एज, उनकी एंटीसीडेंट्स के, वो उनका कैरेक्टर कैसा है, उम्र क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका एनवायरनमेंट क्या था, उसका मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ें जज मद्देनज़र रखे या उनको ध्यान में ले या उनका संज्ञान ले जब वो जजमेंट पास कर रहा है। फिर आपकी आती है एक्सपायटरी थ्योरी, रिपेंटेंस, रिग्रेट, अटोनमेंट एंड रिमोर्स, कि एक बंदा बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा है, बहुत दुखी है जो उसने किया है, वो बहुत अपने मतलब ना जो उसने किया है उसको ना पश्चाताप की आग में जैसे जलने वाली बात हो जाती है ना, वही चीज़ वो क्लियर करना चाहता है। वॉज प्रिवलेंट इन द एंशियंट क्रिमिनल लॉ। एक्सपायशन वॉज परफॉर्म्ड बाय वे ऑफ अटरिंग मंत्रास, फास्टिंग, सर्विंग द विक्टिम। ठीक है, कि भाई पूरी उम्र फास्ट रख लेना या मंत्र पढ़ते रहना, या जो जिसको मैंने चोट पहुंचाई है उसकी सेवा करना या उसके डिपेंडेंट्स की सेवा करना, ये हो जाती है आपकी एक्सपायटरी थ्योरी। When prisoners was placed in isolated cells to repent or expiate for their crime or guilt from their core of the heart, ठीक है, and the one who succeeds it doing so were let off। अब जो सच में अपने क्राइम के लिए बुरा फील करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सच में कुछ गलत किया है, तो वहाँ पर उन लोगों को फ्री कर देते हैं। बहुत बार होता है कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया, मुझे लगता ही नहीं कभी मैंने गलत किया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको लगने लग जाता है कि मैंने किसी ना किसी के साथ गलत किया है, तो वहाँ पर उन लोगों को फ्री कर देते हैं। द थ्योरी फोकसेज ऑन द प्रिंसिपल टू पे फॉर द सिन कमिटेड। ठीक है, दस कंपनसेशन इज टू बी पेड टू द विक्टिम और रॉन्ग डूअर। इस थ्योरी का पर्पस क्या है? इज़ टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम रादर देन प्रोवाइडिंग फिजिकल पनिशमेंट टू द एक्यूज। कि हमारा पर्पस ये नहीं है कि असल में एक्यूज को सज़ा होनी चाहिए, हमारा पर्पस ये है कि विक्टिम का भी कुछ भला होना चाहिए, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसका भी कुछ भला होना चाहिए। अगर कोई पश्चाताप कर रहा है तो उसके पश्चाताप को रिस्पेक्ट करके उसे मदद करनी चाहिए अपने पश्चाताप को, अपने रिपेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।